करप्शन के खिलाफ वोट दे रही है कि करप्शन को खत्म करना है। कोई जाता है तो धमकाने का काम करते हैं। केसरपाल गुर्जर जी ने भ्रष्टाचार में तो हद पार कर दी, लेकिन जैसे ही इन्हें एक बहुत बड़ा पद मिला, बड़ा ओहदा मिला, आप कैसे कह सकते हो कि भ्रष्टाचार है? और जब तक फरीदाबाद रहता तो केसरपाल जी गुर्जर का नाम रहता। लोग भ्रष्टाचार आज थम चुका है पूरी तरह से और चुनाव का माहौल है। बोल फरीदाबाद के लिए हम आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश यादव जी, जो कि कांग्रेसी नेता हैं। आओ हम उनसे बात करते हैं कि वो उनका क्या विचार है इस चुनाव को लेकर। वेद प्रकाश यादव जी, आपने इस चुनाव के अंदर, प्रचार तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसरपाल जी जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, सबसे ज़्यादा हमलावर आप रहे हैं। क्या वजह रही है इसकी, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, 26 तारीख को महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिली है, 26 अप्रैल को, और उससे पहले ही हम फरीदाबाद लोकसभा में हमने पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सब 9 की 9 जो विधानसभाएं, सब में एक चीज़ तो समानता है, भ्रष्टाचार से लोग सब दुखी हैं। चाहे कोई शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, कॉलोनी में रहता हो। और रही हमलावर की बात, मेरी एक शुरू से सोच है, राजनीति में मुझे काफ़ी दिन हो गए, कि लोकतंत्र में अगर जनता वोट देती है तो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। और जिन विषयों पर आप वोट मांगते हो जनता से कम उन पर खड़े उतरें। अब केसरपाल जी से आया जो सारे फरीदाबाद के लोगों को लगता है, और आज तो इस तरह की बात है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी ये बात कहते हैं अपनी दबी जबान में कि जी केसरपाल गुर्जर जी ने भ्रष्टाचार में तो हद पार कर दी। आप कैसे कह सकते हो कि भ्रष्टाचार है इतना, या किस उस पर आरोप लगा रहे हैं जी भ्रष्टाचार? आपको कहाँ दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार? कैसे उन पे इतने संगीन आरोप आप लगाते हो, क्यों लगाते हो? देखो, जब आदमी राजनीति में आता है तो उसका सबसे पहले टिकट मिलने से पहले आदमी दो ही चीज़ दिखता है, या तो वरिष्ठ भाजपा नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वरिष्ठ फलाना नेता, और यह लगभग ज़्यादातर लोग लिखते हैं समाज सेवी। समाज सेवी की परिभाषा है कि अपने धन और अपनी ताकत से समाज की सेवा करना। आज इसलिए लग रहा है ये चौधरी केसरपाल गुर्जर जी जब शुरू में राजनीति में आई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, विकास की बात करते थे, लेकिन जैसे ही इन्हें एक बहुत बड़ा पद मिला, बड़ा ओहदा मिला, ऐसी बात नहीं है। 1996 में भी ये हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में परिवहन मंत्री बने थे। शुरुआत तो उसी दिन होगी थी करप्शन की और बेईमानी की, लूट खसोट की, लेकिन लोग ना जागरूक नहीं हुए, वो दब की बात है। और इन्होंने उसी समय अपनी बसें बहुत सारी चला दी थी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी। तो इसलिए आज जैसे उनके जितने भी उद्योग हैं, बड़ी बड़ी मॉल हैं, आज मुझे लगता है जैसे संजय गांधी ने कहा था कि देश में हर चौथी गाड़ी मारुति कंपनी की होगी, ऐसे ही आज हर 10वीं बिल्डिंग, हर 10वां खेत, हर 10वें प्लॉट केसरपाल गुर्जर के। तो उस आधार पे सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा, आप तो वोटर भी कह रहा है। तो व्यापार किया उन्होंने, व्यापार लोग करते हैं, उसमें क्या बुरा क्या लगता है? नहीं, राजनीति व्यापार के लिए नहीं है, राजनीति सेवा के लिए। अगर आपको व्यापार ही करना, आपको उद्योगपति बनना, सरमाएदार बनना है, तो आप राजनीति छोड़ देते, या आपके घर में आपका बेटा है, आपके भाई है, भतीजे हैं, वो करते बिजनेस, आपको नहीं करना चाहिए। और आप तो, आपके बेटा भी आपने राजनीति में ले आए, वो फरीदाबाद में डिप्टी मेयर है, तो मेरा तो ये मानना है कि दोनों बाप बेटा मिलके एक लूटने का काम करते हैं। केसरपाल जी तो कहते हैं मैंने हाईवे बनवाए हैं, फरीदाबाद का विकास कराया है, पूरा नहर पार डेवलप कर दिया है, पूरी तरह से वहाँ नई नई बिल्डिंगें आ रही हैं, शहर चमक रहा है। शहर में सड़क नहीं है, सड़क में खड्डे हैं,
हर सेक्टर की एंट्री, और जब आप सेक्टर के बाहर कोने पे जाओगे तो आपको बड़े बड़े कूड़ों के ढेर मिलेंगे। आप फरीदाबाद से जब सैनिक कॉलोनी की तरफ जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे बड़े ढेर हैं कूड़े की। आप जहाँ भी जाओगे आपको सफाई नहीं मिलेगी। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। आप हम जहाँ खड़े हैं चारों तरफ अगर आप अपने कैमरा से दिखा सकते हो, कैमरामैन से कह के देखो, गौएं आवारा घूम रही है। गौओं के लिए कोई भी सरकार के पास कोई रोकथाम नहीं है, कोई गौशाला नहीं है। ये कहते हैं हम 17 लाख रुपए हर महीने गौशाला के नाम पे खर्च करते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की दुर्गति हुई है तो वो गौ माता को हुई है। वैसे तो बहुत लोगों को हुई है, किसान की हुई है, खिलाड़ी की हुई है, नौजवान की हुई है, व्यापारी की हुई है, हुई तो सबकी है। लेकिन जहाँ तक जो ऐसा जीव है जो बोल नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, आज वो गौ दर की ठोकर खा रही है। हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में किस चीज़ से परेशान है? यहाँ की जनता, जो लोग हैं, वो किस चीज़ से परेशान है? सबसे ज़्यादा परेशान है, यहाँ स्मार्ट सिटी की बात करते थे, स्मार्ट सिटी नहीं बनी। हम बात करते थे कृष्णपाल गुर्जर कि हम कूड़े से बिजली बनाएंगे, बिजली तो बनी नहीं, कूड़ों के ढेर लगा दिए। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जो परेशान हैं वो इस विषय से है कि कृष्णपाल गुर्जर जी का जनता के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। कोई जाता है तो उससे सही ढंग से बात नहीं करते। नेता का काम, और नेता भी ना हो, हमारा एक साधारण जीवन भी हो, उस जीवन में भी कोई आदमी किसी के पास जाता है तो सबसे पहले राम राम नमस्ते होती है, और उसके बाद यही होती है आओ जी बैठो, बताओ काम बताओ। और उनके पास तो कोई जाता है तो धमकाने का काम करते हैं, और कई जातियों को तो जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपने सवाल किया था, परेशान है लोग उनके व्यवहार से, उनकी लूट खसोट से। कूड़े के ढेर के लिए तो जिम्मेदार इको ग्रीन कंपनी है, तो आप उन पे कैसे आरोप लगाते? वो इको जो कंपनी है इको ग्रीन, वो लाने वाले भी कृष्णपाल गुर्जर हैं और इनके ही ठेकेदार हैं, इनके ही लोग हैं। पूरे फरीदाबाद में आप जाके किसी से पता करो, जितने भी लोग हैं वो महेंद्र इनके कृष्णपाल गुर्जर के कहीं ना कहीं संपर्क में है। उनका बेटा डिप्टी मेयर MCF को आ जाता है, वहाँ तो MCF की जिम्मेवारी है सफाई की। आज तक उनके बेटा ने कोई काम नहीं किया। पूरी MCF पे कब्जा अगर किसी का तो भारतीय जनता पार्टी का। पूरे पार्षद उनके थे। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उस घोटाले में आज तक मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो? आप भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, आपकी ड्यूटी बनती है। आप चाहते तो इस फरीदाबाद में जो आज तक किसी ने वो काम नहीं किया, वो पत्थर लगवाने का अपना काम करते हैं। और जब तक फरीदाबाद रहता तो कृष्णपाल जी गुर्जर का नाम रहता। लोग हमेशा आने वाले हमारे बच्चे या नौजवान बच्चे याद रखते कि कोई फरीदाबाद से मंत्री बना था। उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर लूट खसोट हुई है। अगर काम किया तो एक काम किया है, अपनी व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आज बच्चा एक भी बच्चा फरीदाबाद का ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। और यहाँ तक है कि उनका तो नामकरण नया हो गया। जिस आदमी का इस एज में नामकरण हो जाए, इस एज में नामकरण मैंने बाबूजी सुने कहते, बाबा सुने, साधु जी सुने, साहब जी सुने। पहला नाम मैंने भी अपने जीवन में सुना कि इस एज में आके लोग ये कहने लगे कि कृष्णपाल नहीं, ये करप्शन पाल। 10 साल में उन्होंने काफ़ी विकास किया फरीदाबाद का, तो आपको कैसा पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, लोगों को दिखाई देता। अब आपको कहाँ दिखाई देता है वो तो आप ही बताओगे शायद। लोग तो नहीं मानते, कहाँ है बताओ आप। 10 साल में काफ़ी सड़कें बनी हैं, हाईवे पे लाइट लगी है। कहाँ है हाईवे? इस हाईवे से कृष्णपाल जी कहते हैं कि जाम मुक्त है शहर, और 6 मिनट में आप नोएडा पहुंच सकते हैं। आप और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आपको 6 मिनट में, तो शायद मुझे लगता है आप 3 किलोमीटर नहीं जा सकते। आप फरीदाबाद के किसी भी कोने से या फरीदाबाद शहर से अगर कोई बीमार हो जाए, बादशाह खान हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो भी नहीं जा सकता। आधे घंटे से कम, आधा घंटा लगेगा कम से कम। और रही आप बार बार हाईवे का जिक्र कर रहे हैं, हाईवे से फरीदाबाद को कुछ नहीं मिला, फरीदाबाद के लोगों को कुछ नहीं मिला। अगर फरीदाबाद के लोगों को मिला तो हाईवे से एक चीज़ मिली है, परेशानी। यूटर्न, लंबे लंबे यूटर्न है, और उसके अलावा लोगों को मिला है
तो पॉल्यूशन मिला। पहले ही हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, हम दिल्ली के नज़दीक हैं, NCR में पॉल्यूशन है। और ये हाईवे से हमारे को कटनी है, गाँवों की पहचान खत्म होगी। जहाँ 20-20, 10-10 गांव थे, आज कोई आदमी अगर गुड़गांव या शहर से नहर पार गांवों में जाना चाहे तो वो आके हाईवे के पास कंफ्यूज हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। उसको ये नहीं पता लगेगी कि मुझे उस गांव में जाना, उस गांव का अंडरपास या मोड़ कहाँ है। आपको जाने के लिए कहीं और से आना है और कहीं और से आने के लिए कहीं और से जाना है। हर जगह यूटर्न है, 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर। और जो आप मेरी बात को ध्यान रखना, शायद आज मेरी बात आपको साधारण लग रही होगी, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दुर्घटना होंगी, रोजाना की तकलीफ होगी। और पुलिस की तो फिर वहाँ पे बड़ी भ्रष्टाचार होगा, पुलिस रोज रहेंगे वहाँ पे खड़े रहेंगे। और जो गाड़ियों से जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से यू टर्न कर लेगा। उनकी क्या करती है जो साइकिल और पैदल जाते हैं, क्या वो भी 2-2, 3-3 किलोमीटर यू टर्न करके अपने काम पे जाएंगे? वो कैसे अपने रोजगार रोटी रोजी के लिए टाइम पे पहुँचेंगे? तो हाईवे की बात नहीं। वेद प्रकाश जी, अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, तो अब आपने पूरा प्रचार में रहे हैं साथ साथ, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या स्थिति है? मुझे राजनीति में लगभग 20-22 साल हो गए। क्या मूड है जनता का? मैं वही बता रहा हूँ आपको, मुझे राजनीति में 20-22 साल हो गए। 1996 से मैं राजनीति में हूँ। चौधरी बंसी लाल जी से शुरू की थी। मैं कई जगह विधानसभा और लोकसभा का प्रभारी रहा हूँ। मैं इंडियन नेशनल लोकदल में था, चौधरी अजय सिंह चौटाला महेंद्रगढ़ भिवानी से चुनाव लड़े थे, मैं वहाँ का प्रभारी था, मुझे वहाँ भी काम करने का एक मौका मिला। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मेरी 20-25 साल की राजनीतिक सफर में अगर मैंने पहला इलेक्शन देखा है, मैंने बहुत इलेक्शन देखे, कभी अवतार भदाना का देखा है, रामचंद्र बेंदा के देखे, बहुत सारे इलेक्शन देखे देश प्रदेश में, बहुतों में रहा हूँ। ये पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही मुद्दा पे जनता वोट दे रही है, करप्शन के खिलाफ वोट दे रही है कि करप्शन को खत्म करना है। और आज जो इंडिया गठबंधन के बाबू महेंद्र प्रताप जी हैं, शायद मुझे लग रहा है वो चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता उनका चुनाव लड़ रही है। वो तो सिर्फ कहते हैं ना, फिल्म सुपरहिट होने वाली है, सिर्फ ये पता है हीरो ये है, बाकी तो जो उसमें लोग हैं वो अपने आप काम कर रहे हैं। ये फिल्म सिर्फ हीरो पे चलेगी। कैलेंडर है वो महेंद्र प्रताप जी का कैलेंडर है, उस कैलेंडर पे लोग वोट दे रहे हैं और जनता चुनाव लड़ रही है इसी बात पे कि उनकी जो उन्होंने 14 से 19 तक काम किए, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, तो लोगों ने उनको फिर 19 में वोट दी। 19 में वोट दी, वो जीत के आ गए। लेकिन आज महेंद्र प्रताप जी जैसे ही आए, आज हर व्यक्ति 10 साल से जो परेशान था, वो कांग्रेस की तरफ आके वो वोट देने का काम कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और मतलब तन मन धन, मैंने पहला इलेक्शन देखा है, वोटर धन नहीं देता है, वोटर सपोर्ट कर देता है, वोटर वोट दे देता है। ये पहला इलेक्शन है, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, हर वोटर महेंद्र प्रताप जी को पैसे भी दे रहा है, यानी कि वोट और सपोर्ट और पैसे भी दे रहा है। तो ऐसा इलेक्शन मैंने तो शायद पहली बार देखा है और मुझे लगता है फरीदाबाद में शायद ऐसा इलेक्शन आगे भी होने की उम्मीद है। आपके हिसाब से क्या महेंद्र प्रताप जी जीत रहे हैं? हाँ, महेंद्र प्रताप जी जीत रहे हैं। और बड़ा अच्छा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देते थे, वो कहते थे हम तो मोदी को वोट देंगे, आज वो ये लोग कह रहे हैं कि देश में चाहे कुछ भी हो जाए, हम फरीदाबाद में अगर वोट देंगे तो महेंद्र प्रताप जी को देंगे। और आप तिगाम सिंह की बात करें, आप गडकरी की बात करें, आप NIT की बात करें, जहां हम खड़े हैं फरीदाबाद विधानसभा की बात करें, बल्लौड़ की बात करें, पिथला की बात करें, आप पलवल की बात करें, घोडल की बात करें, हथीन की बात करें, यानी कि 9 विधानसभाओं की अगर आप बात करें तो आप देखो सारे लोग लगे हुए हैं। और शायद 25 तारीख को जनता जाएगी अपने घरों से निकल के, बहुत ज़्यादा मतदान करेगी और 4 तारीख को आपको और हमको सारे शहर को ही पता चलेगी कि आज भी जनता जागरूक है और आज बच्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ है।
और ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। बेईमान आदमी भी हमेशा ही चाहता है कि हमारा नेता ईमानदार होना चाहिए। नेता पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग, और नेता ही अगर ईमानदार लोग और सबका विश्वास तोड़ दें तो फिर उसका तो राम ही रखवाला है। तो मेरा जो मुद्दा है वो यही है कि एक तरफ इलेक्शन है, लोग जागरूक हैं, लोग वोट देने के लिए उतावले बैठे हैं, और महेंद्र प्रताप जी बहुत बहुमत से जीतेंगे। ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश यादव जी, जिनका अनुमान है कि महेंद्र प्रताप जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आने वाले 4 जून तक हमको इंतजार करना चाहिए, और 4 जून को ही पता लगेगा कि सही स्थिति किसकी है, कौन भारी है किस पर।